मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने कहा, सभी की सहभागिता से पूर्णागिरि मेले को देना है नया स्वरूप। बनबसा कैनाल क्षेत्र में 1000 लोगों की ट्रेन बसेरे की व्यवस्था। बनबसा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बुजुर्ग महिला ने दिया सीएम धामी को आशीर्वाद। पूर्णागिरि मेले की समीक्षा बैठक में जाने से पहले किया भव्य स्वागत। उत्तराखंड में अभी भी धधक रहे जंगल। फायर सीजन में अभी तक आग की हुई 598 घटनाएं। 724 हेक्टेयर एरिया में जंगल जले। देहरादून में हाई प्रोफाइल ड्रग के साथ 3 गिरफ्तार। डार्क वेब से होती थी डील। कॉलेजों और पार्टियों में करते थे सप्लाई। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनबसा में सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले की विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने मां पूर्णागिरि मेले के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि पूर्णागिरि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम सुरक्षित हो। श्रद्धालुओं को यात्रा और पैदल मार्गों पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी के सहभागिता से पूर्णागिरि मेले को नया स्वरूप देना है। हमारा संकल्प है कि पूर्णागिरि मेले से श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को मेले के लिए पुनः मैन पावर का आंकलन करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में विकराल होती जंगलों की आग ने चिंता बढ़ा दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और जंगलों में लगी आग की रोकथाम और पेयजल व्यवस्था को लेकर चर्चा की। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही अल्मोड़ा, चंपावत समेत अन्य जिलों के अधिकारी वर्चुअल जुड़े। इस दौरान सीएम ने कहा कि जंगल में आग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। बता दें कि शासन ने वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी है और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सभी डीएफओ को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनबसा पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्ग महिला से मुलाकात की। इस दौरान सीएम को बुजुर्ग महिला ने आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि सीएम धामी चंपावत दौरे पर रहे। तो सीएम धामी चंपावत दौरे पर रहे, जहां सीएम का बनबसा में पूर्णागिरि मेले की समीक्षा बैठक करने से पहले भव्य स्वागत किया गया। बनबसा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद मिला। विधानसभा सत्र को गैरसैंण में न कराए जाने के पक्ष में सरकार को लेटर लिखने वाले विधायकों के नाम सामने आए हैं। आरटीआई के माध्यम से पता लगा है कि कल 38 विधायकों ने पत्र पर संयुक्त हस्ताक्षर किए थे। इसमें कांग्रेस के 3 और निर्दलीय भी शामिल है। मंडी समिति देहरादून के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह आनंद ने इसका खुलासा किया है। रविंद्र आनंद का कहना है कि उन्होंने वहां सत्र नहीं कराए जाने वाले विधायकों और मंत्रियों के नामों के खुलासे के लिए विधानसभा कार्यालय में आरटीआई लगाई थी, जिसमें 24 विधायकों के नाम का पता चला है। लेकिन सरकार के इशारे पर 14 विधायकों के नाम अभी भी छुपाए जा रहे हैं, जो गैरसैंण में सत्र न कराए जाने के पक्षधर थे। फरवरी को अर्धनग्न होकर के एक प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि उत्तराखंड का जो सत्र था प्रस्तावित वो गैरसैंण में था और वो गैरसैंण में ना होकर के देहरादून की विधानसभा में संपन्न हुआ। और इसके लिए विधायकों के द्वारा पत्र लिख करके मुख्यमंत्री जी से भी और विधानसभा अध्यक्ष जी से भी ये प्रार्थना की गई थी कि जो सत्र है
वो गैरसैंण में ना हो करके देहरादून में हो। तो मैंने RTI लगा करके विधानसभा में भी और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी ये जानने का प्रयास किया कि वो कौन विधायक है। 24 नाम मुझे मिले हैं, ऐसे विधायक हैं जिन्होंने गैरसैंण चढ़ने से मना किया और अभी भी इसमें 14 नाम कम है। तो वो 14 नाम और कौन से हैं, इस पर एक सवाल उठता है। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर अभी तक करीब 15 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। लगातार चारधाम यात्रा की तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर BKTC अध्यक्ष अजेंद्र जैन ने कहा कि पर्यटन विभाग की तरफ से चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण हो रहा है। इस बार अनुमान है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करने के लिए आएंगे। अजेंद्र जैन ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर BKTC और प्रदेश सरकार सभी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। वर्ष जो पर्यटन विभाग द्वारा यात्रियों के पंजीकरण किया जा रहा है ऑनलाइन, उसमें रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। और जैसा कि हमारा भी पूर्व में अनुमान था कि इस वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे। इस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से पूर्व से ही अपनी यात्रा को लेकर के तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई निर्देश दिए गए थे। जो यात्रा से संबंधित विभाग हैं, विभागों की जो अब तक की तैयारियां, उनकी विस्तृत रूप से समीक्षा की गई और जहां पर सुधार और संशोधन की आवश्यकता थी वहां पर उनके द्वारा उनको निर्देशित भी किया गया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होगी। यात्रा के लिए पंजीयन भी शुरू हो गया है, लेकिन सरकार ने सीमित संख्या में पंजीयन करने का निर्णय लिया है, जिसका होटल और बस एसोसिएशन ने विरोध किया। एसोसिएशन ने इस आदेश को तुगलकी फरमान करार दिया। उनका कहना है कि सरकार व्यवसायियों के हक पर डाका डाल रही है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार फैसले को वापस नहीं लेती है तो गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के दिन पूरे जनपद के होटल बंद रहेंगे। और कोविड के समय अगर हम जब बात करते हैं तो सभी जगह कोविड के दौरान जो है जब कोविड शांत हो गया था तो कोविड में सभी जगह मंदिरों के और मॉन्यूमेंट्स के कपाट मतलब सबके द्वार खुल गए थे। लेकिन सिर्फ उस टाइम जो है इन्हीं सरकार के द्वारा इन्हीं जो हमारे जो माता जो इसमें अधिकारी गण हैं, उन्होंने किसी दिव्य दृष्टि से किसी ऐसा जो सोचा कि भाई चार धाम में उन्होंने उसके बाद इसको बावजूद बंद रखा। तो इस तरह से कुठाराघात करना और फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसे किया कि संख्या निर्धारण करने के पश्चात जब लोग हजूम यहाँ पे हरिद्वार में ऋषिकेश में जब आ गया था कपाट खोलने के एक दिन पहले, तो इनको विवश होकर के खोलना पड़ा, जबकि PMO से जब इनको ऑर्डर आया। तो इसलिए इस तरह की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं से हमारे पर्यटन प्रदेश को चारों धाम के जितने भी होटल व्यवसायी हैं, जो भी पर्यटन व्यवसायी हैं, विवश होकर के जिस दिन कपाट खुलेंगे उस दिन से हमने अपने कपाट बंद कर देंगे। चारधाम यात्रा के अंदर जितने भी होटल्स आते हैं उनका कहना है कि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है पर्याप्त मात्रा में। इस बयान का हम कड़ा विरोध करते हैं और मैं बताता हूं कि हमारे पास जो डाटा है उत्तरकाशी और गंगोत्री का, उत्तरकाशी और यमुनोत्री का, हमारे पास उत्तरकाशी में 30,000 लोगों के बेड प्रतिदिन के हिसाब से लोग यात्री आराम से रह सकते हैं। सरकार ने जो नियम लागू किया है वो 9,000 यमुनोत्री धाम के लिए प्रतिदिन और गंगोत्री के लिए 11,000 प्रतिदिन का किया है। इस संख्या का हम कड़ा विरोध करते हैं। ये लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। हरिद्वार में DFO ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जमीन पर खड़े पेड़ को यदि कटवाना चाहता है तो इसके लिए वह लिखित में विभाग को लिखकर अनुमति ले, इसके बाद ही पेड़ काट सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि हरे भरे पेड़ को काटना आसान नहीं होगा। इसके बाद भी यदि पेड़ काटने के मामले सामने आते हैं तो ऐसे व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। को ये भ्रांतियां थी कि अब जो छूट प्रजाति के पेड़ हैं उनको काटने के लिए, जिसमें सेमल, तून इत्यादि सम्मिलित हैं, किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो इसके संबंध में एक क्लैरिफिकेशन मेरे द्वारा भी जारी किया गया है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा जो इसकी मानक प्रक्रिया है उसको जो है अधिसूचित नहीं किया जाता,
तब तक जो यथास्थिति है पूर्व की भांति वो बनी रहेगी। इसलिए इस बारे में मेरे द्वारा जो है एक उच्च अधिकारियों को पत्र भी प्रेषित किया गया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द इसमें मानक प्रक्रिया जो है उसको जारी करा जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की जो है वो परेशानी ना हो। केस टू केस बेसिस पे यदि कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। इसके बाद इसको पता था कि उनके गले एक बड़ी आफत पड़ने वाली है। वहीं पास में खड़े एक युवक ने महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी से सवाल किया कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया। इस पर महानगर अध्यक्ष ने युवक को बिना कुछ बताए ही उसे वहां से हटने के लिए बोल दिया। इसके बाद युवक ने फिर सवाल किया तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट की। युवक ने बताया कि वह आर्मी से ताल्लुक रखता है, जिस तरह से उससे मारपीट की गई है बेहद शर्मनाक है। अपना पुतला फूंक रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे, तो मैंने उनसे 2-4 सवाल पूछ लिए कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया। तो उस बात को लेकर इन्होंने मेरे ऊपर 4-5 आदमी आए, उन्होंने थप्पड़ मारे और जिसमें कि उन्होंने बताया कि भाई मैं सरकारी आदमी हूँ। तो उसके बाद भी उन्होंने थप्पड़ मारे। लेडीज आई, वो भी चिल्ला के पड़ी। से पूछा कि कांग्रेस सरकार ने अब तक किया क्या है। तो उस बात को लेके इनमें बहस हुई मेरे साथ। इन्होंने फिर पीछे से 2-3 लड़के निकल के आए बीच में से, उन्होंने थप्पड़ मारे। मैं अभी सिविल लाइन में जाऊँगा और वहाँ पे रिपोर्ट करा के आऊँगा। लोहाघाट नगर की सफाई और बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में लोगों ने नगर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस अवसर पर गोविंद लाल वर्मा ने कहा कि नागरिकों से नगर पालिका सफाई, बिजली सहित अन्य टैक्स वसूल रही है, लेकिन नगर में साफ सफाई पूरी तरह से चौपट है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। सफाई के अलावा नगर में कई स्थानों में स्ट्रीट लाइटें भी बंद पड़ी है। वहीं शिकायत करने पर कोई सक्षम अधिकारी कार्रवाई भी नहीं करता। यदि व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन किया जाएगा। ईओ मौर्या से और एसडीएम साहब से हमारा यही निवेदन है कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियों का समागम हो रहा है और मक्खी और मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो नगर की सफाई व्यवस्था है पिछले कुछ 2-3 महीनों से चरमरा गई है और जिससे कि लोहाघाट की नगर की जनता काफ़ी परेशान है। इस संबंध में एसडीएम महोदय और ईओ से भी टेलीफोनिक वार्ता की और उनका यही कहना था कि तुरंत ही इसका समाधान किया जाएगा। और लोगों की काफ़ी शिकायत आ रही है टेलीफोनिक रूप से भी, और जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जाया जाए तो वहाँ लोग शिकायत कर रहे हैं, न स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं और न सफाई व्यवस्था हो रही है और नालियों से काफ़ी बदबू आ रही है। और गर्मियों का सीजन को देखते हुए नालियों से काफ़ी मच्छरों का भी प्रकोप हो गया है और जिससे लोगों को महामारी फैलने का खतरा है। और इस संबंध में ईओ और एसडीएम मैडम से तुरंत ही वार्ता की जाएगी। मई से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा पाठ की व्यवस्था बीकेटीसी के माध्यम से की जाती है। यात्रा के दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आम श्रद्धालुओं के साथ ही प्रोटोकॉल के अनुसार वीआईपी भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिसको लेकर पिछले साल की तरह इस बार भी बीकेटीसी ने तैयारी की है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र जय ने बताया कि जब 4 धाम यात्रा शुरू हुई थी तब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपने 4 अध्ययन देश के प्रमुख मंदिर में भेजे थे, जिन्होंने व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। साथ ही सुझाव दिए कि 4 धामों में जो विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव आते हैं उनमें श्रद्धालु के रूप में निश्चित शुल्क लिया जाना चाहिए। बता दें कि पिछले साल वीआईपी शुल्क व्यवस्था से बीकेटीसी को 1,55 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई थी। आप जानते हैं कि गत वर्ष जब 4 धाम यात्रा प्रारंभ हुई थी तो उससे पूर्व बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपने 4 अध्ययन दल देश के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें भेजे थे और उन्होंने वहां पर की व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किया था। उसके पश्चात उन्होंने अपनी संस्तुतियां, अपने सुझाव हमको दिए थे। उसमें एक सुझाव ये भी था कि जो भी हमारे धामों में, केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में जो विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव आते हैं श्रद्धालु के रूप में, उनसे कुछ एक निश्चित शुल्क लिया जाना चाहिए, क्योंकि हम उनको वहाँ पर प्राथमिकता के साथ में दर्शन कराते हैं, उनको निःशुल्क प्रसाद इत्यादि भी देते हैं। तो इसलिए उनसे एक निर्धारित शुल्क लिया जाना चाहिए, जिसके लिए हमने 300 रुपये प्रति वीवीआईपी जो श्रद्धालु थे वो निर्धारित किया था। उसका सुखद परिणाम भी रहा और इस वर्ष भी हम उसको लागू करेंगे। उसके कारण से जो वीआईपी और वीवीआईपी के नाम पर जो कई प्रकार की व्यवस्थाएं भी होती थी उनको नियंत्रित करने में भी काफ़ी हमको सहूलियत मिली है।
चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक का सीमावर्ती दिगाली चोर क्षेत्र सालों से पेयजल की समस्या से जूझ रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने कई बार जल तो सब कुछ है, पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इस पानी को लेके आज हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि हम कल एसडीएम से मिलने के लिए जा रहे हैं। 3 बजे का टाइम भी ले लिया है और उसके बाद अगर पानी की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो आगे को हम पूरी हमारी समिति सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि जो भी करना होगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी वो करने के लिए हम तैयार रहेंगे। विगत कई सालों से हम लोग पेयजल संकट से यहाँ पर जूझ रहे हैं और हम लोग प्रयासरत हैं। और जब भी हम लोग प्रयास करते हैं थोड़ा सा उसका क्रियान्वयन होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं पिछले 1 साल से हमारे हैंडपम्प बंद हुए हैं, फिर उनको अवगत कराया हमने हैंडपम्प खराब है, लेकिन वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। दिगाली चौड़ में जो बोरिंग वाली हमारी आज से 6 साल पहले बोरिंग हुई थी, उसमें भी अभी तक कोई उस योजना को संचालित नहीं किया गया है। और तीसरा हमारा इधर जो धूरा बुरकिल्ला जो हमारी तोक था, उन लोगों ने अभी चुनाव का बहिष्कार भी यहाँ पर किया था लोकसभा का। तो वहाँ पर मैं धन्यवाद दूंगा हमारी एसडीएम मैडम को, जिन्होंने यहाँ पर प्रशासन को भेज के उनका जो बहिष्कार था, उनको जो राइट था, जो प्रशासन और गांव वालों के बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, वो ये था कि चुनाव से पहले यहाँ पर पेयजल लाइन शुरू कर दी जाएगी, जो अभी तक शुरू नहीं हुई है। और हम इसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड के युवा देश और दुनिया में अपना लोहा मनवाने के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं हरिद्वार में स्कूल की कक्षा 6 का छात्र आरफ खान का नेशनल टीम के कैंप के लिए चुना जाना दूसरे युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। बता दें कि आरव अंडर 14 बास्केटबॉल की टीम में भारतीय कैंप को 29 मई से ज्वाइन करेगा। उत्तराखंड के लिए पहला मौका है जब अंडर 14 कैटेगरी में किसी खिलाड़ी ने इंडियन टीम कैंप में अपनी जगह बनाई हो, जिससे आरफ ही नहीं बल्कि उसके कोच भी उत्साहित है। आरफ ने सफलता के लिए अपने कोच को श्रेय दिया है। वहीं कोच संजय का कहना है कि उत्तराखंड से पहली बार किसी बास्केटबॉल खिलाड़ी ने भारतीय कैंप में अपनी जगह बनाई है। ये अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सर ने सिखाया मेरे को, मतलब सर के पास ही खेलता था मैं, और फैमिली सपोर्ट भी सही था, तो मेरे खेलने के लिए और मौका मिल चुका था। तो शाम को प्रैक्टिस करता हूँ हर जगह, मतलब यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरे घर के पास भी कोर्ट है, वहाँ पे भी खेल जाता हूँ। डीएवी पब्लिक स्कूल का छात्र है और बच्चा बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। 6 क्लास का बच्चा है, अभी 7th क्लास में आया है और इसने स्कूल के साथ साथ पूरे प्रदेश का और उत्तराखंड का नाम रोशन करा है। अभी 29-30-1 तारीख में बच्चा का सिलेक्शन इंडिया कैंप के लिए हुआ है। ये उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव का क्षण है। और बास्केटबॉल फेडरेशन की तरफ से भी लेटर आया है, कल इसकी फ़्लाइट है, कल बच्चा हरिद्वार से जाएगा। ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हरिद्वार के लिए भी। जिस अभाव में जैसे आज की तारीख में यहाँ पे कोर्ट नहीं है, कोई सरकारी हमें कोई सहायता नहीं किसी प्रकार की मिल रही, लेकिन उसके आधार पर बच्चे ने जितनी मेहनत करी है उसका एक अच्छा परिणाम हमारे सामने आज। बच्चे का पहले अभी हमारा नेशनल खेलने गए, पांडेचेरी खेलने गया था बच्चा हमारा, उसके बाद वहाँ पे उसका सिलेक्शन हुआ और उसके बाद इसका लेटर आया है। चंपावत जिले में लोकसभा निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही 2 शिक्षकों को भारी पड़ गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों शिक्षकों के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुडमांगल में कार्यरत शिक्षक शैलेंद्र वर्मा और राजकीय प्राथमिक विद्यालय नई बलाई में कार्यरत लक्ष्मण सिंह बिष्ट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित शिक्षकों की ओर से निर्वाचन कार्य में लापरवाही की गई है। शिक्षा विभाग की ओर से दोनों शिक्षकों के निलंबन की पुष्टि की गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी PS जंगपानी ने कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी पत्र के आधार पर जिले के 2 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सहायक अध्यापक नई बला और दूसरे हैं शैलेंद्र वर्मा, जिनको चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ही नहीं बल्कि धर्म नगरी हरिद्वार के
संतों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संत से उत्तराखंड सरकार की बेहतर व्यवस्थाओं का परिणाम बता रहे हैं। इसी क्रम में जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह को सरकार की बेहतर व्यवस्थाओं का परिणाम बताते हुए कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है और यहाँ का सौंदर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं धामी सरकार की चाक चौबंद व्यवस्थाओं से ज्यादा तीर्थ यात्री आ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए बेहतर संकेत है। पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से आज भारतीय समुदाय में पहली पसंद है। यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की नदियाँ, झरने, यहाँ की हिमालय की झीलें और देव सत्ता सदा से आकर्षित करते रही है। पर आज सरकार की व्यवस्थाएं, यातायात के साधन, सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति और एक अभूतपूर्व सुख सुविधाएं यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, जो बहुत सबको आकर्षित कर रही हैं। पिछले कई दिनों से क्षेत्रवासियों के लिए सिरदर्द बना भालू देर रात फिर से आईओसी डिपो और स्लीपर फैक्ट्री में पहुंच गया, जहां वन विभाग की टीम द्वारा उक्त भालू को रेस्क्यू किया गया। झाड़ियों के बीच बार बार छिप रहे भालू को ढूंढने में वन कर्मियों और क्षेत्रवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भालू को देखकर लोगों में भी डर बना हुआ है। गोला डिवीजन के एसडीओ अनिल जोशी ने बताया कि क्षेत्रवासियों में भय का माहौल व्याप्त है। जंगल में जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं होने के कारण जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। डोईवाला के बाजावाला क्षेत्र में बीती रात गेहूं की कटी फसल के ढेर में अचानक आग लग गई। स्थानीय व्यक्तियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। किसान परमजीत सिंह ने मामले की शिकायत डोईवाला कोतवाली में की और बताया कि फसल के ढेर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। वहीं किसान की फसल में आग लगने की सूचना मिलते ही किसान नेता हरेंद्र बालियान भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन से दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। 8:30 बजे यहाँ से जिन्होंने गेहूँ काटी थी, उन्होंने फ़ोन करा कि हमने आधी गेहूँ आपकी इकट्ठी कर दी, सुबह मशीन ले आओ, उसके बाद आधी साथ के साथ ऊपर चढ़ाते रहेंगे। तो वही बंदे रात को 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन करे कि तुम्हारी गेहूँ में आग लग गई है और आप फटाफट आओ। जब मैं यहाँ पे आया तो पूरा गांव यहाँ इकट्ठा था। उन्होंने ट्रैक्टर से ये पूरी आग कवर कर ली थी। ये चट्टा लगा हुआ था और चारों तरफ से कहीं से आग नहीं है, किसी ने आगे बिल्कुल चट्टे पे लगाई है। तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जिसने भी लगाई है उसको अरेस्ट किया जाए। करीब जो रात की घटना है, ये चाहता हूँ कि प्रशासन से जो दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और हमारे जो भाई किसान परमजीत जी है उन्हें जो है उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये फसल ऐसी फसल है जिसने काटी है उस परिवार को भी जाना था इसमें से अनाज, और जो थ्रेसर से निकाली जाती उसको भी जाना था, और साल भर का ये किसान का अनाज था। मैं बड़ा दुख होता है इन चीज़ों से। भाई उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी, उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी जिनके लिए ये फसलें तैयार करके और अपने एक साल भर का जो अनाज इकट्ठा करा जाता था और आज उसमें जो है किसी के द्वारा। उत्तराखंड को देवों की नगरी के साथ साथ पर्यटन स्थलों से भी जाना पहचाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहाँ देश के अलग अलग कोनों से लोग घूमने आते हैं। लेकिन इन दिनों जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने आए लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और लापरवाही के चलते रामनगर की छवि धूमिल भी हो रही है। हालांकि नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस समस्या से समाधान के लिए अभियान भी चलाया गया है और आवारा पशुओं का रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं। उसके बावजूद भी रामनगर की समस्या जस की तस बनी हुई है। रामनगर द्वारा पिछले 2 सालों से जानवरों को पकड़ने हेतु हमारे पास एक वाहन क्रय किया गया है। पशु को पकड़ करके हम बाजपुर सांडाले ले जाते हैं। लगभग हम 45 पशुओं को, जिसमें सांड और 5 गायें सम्मिलित हैं, पकड़ करके बाजपुर हम पहुंचा चुके हैं। अभी खताड़ी क्षेत्र में मैंने 8 लोगों को नोटिस भेजा है इस राशि का। उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। ग्राम पुछड़ी में 3 बीघे ज़मीन में हमारी गौशाला भी तैयार की जा रही है, जिसका टेंडर RWD ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दे दिया गया है।
इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।